रिपोर्टर दीदी की क्लास में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इन दिनों हम पढ़ रहे हैं अनुवाद। अनुवाद का परिचय हम आपको दे चुके हैं। अनुवाद की प्रक्रिया और उसका किस तरह से विभाजन होता है या उसके कितने प्रकार होते हैं ये भी हम आपको बता चुके हैं। आज बात होगी अनुवाद और उसकी भाषा को लेकर। तो देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि भाषा बहुत प्रवाहमयी होती है, एक जैसी नहीं होती, और हमारे देश में तो हर कोस पर बदल जाती है। यानी भारत बहुभाषी देश है, ये हम सब जानते हैं। और हर दूरी पर जितने भी क्षेत्र आगे जाते हैं उनके साथ भाषा भी अपना स्वरूप बदलती रहती है, वो कभी भी एक जैसी नहीं होती। पुराने शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं और वे अपने नए अर्थ में और भी व्यापक हो जाते हैं। अनुवाद की शुद्धता के लिए जो भी अनुवादक है उसको इस परिवर्तन की जानकारी होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और साहित्यिक और अनुवाद में जब हम बात करते हैं, खासतौर से अनुवाद में अगर आम अनुवाद की भी हम बात करें तो कुछ ऐसे शब्द हैं जहाँ पे हमें संयत होने की जरूरत है और हम जो बोल रहे हैं उनको लेकर थोड़ा सा सभ्य होने की भी जरूरत है। मतलब सभ्य तरीके से अपनी बात रखी जाए, नहीं समझे हम क्या कह रहे हैं। उदाहरण के लिए हम हिजड़ा शब्द का इस्तेमाल करते हैं। आजकल हम किन्नर कहते हैं और इस शब्द का हम लोग उपयोग करने भी लगे हैं। ये जो शब्द है, कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में वहाँ के निवासियों के लिए बहुत अधिक पीड़ादायक होता था। लेकिन आज समय बदला है और बोलचाल की भाषा में ये शब्द उपयोग में लाया जाने लगा है, एक रूढ़ हो गया है। तो भारतीय भाषाओं के कई शब्द आप जैसे जानते हैं कि अंग्रेजी में भी हैं। और जैसे हड़ताल हुआ, हड़ताल शब्द जो है, हड़ताल हुई, पायजामा हुआ, या ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो कि अंग्रेजी डिक्शनरी ने, अंग्रेजी शब्दकोश ने भारतीय डिक्शनरी से लिए हैं। यानी ये जो लेन देन का मामला है, ये जो आदान प्रदान का मामला है, वो बराबरी का मामला है। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि हिंदी हमेशा अंग्रेजी से लेती है, लेकिन हकीकत यह है कि अंग्रेजी भी हिंदी से कई शब्द लेती है और कई शब्दों को जस का तस लेती है और उसे उपयोग में लाती भी है। क्योंकि हर शब्द का आपको विकल्प मिलेगा, ये हमेशा संभव नहीं हो पाता। तो कई भाषा में ऐसे हैं, भाषा जैसे कि हमने आपको बताया प्रवाहमयी है, समय के साथ बदलती है। तो समय, स्थान और परिस्थिति के अनुसार उस भाषा में उपयुक्त शब्दों के अर्थ भी बदलते रहते हैं। तो जो भी है, जो भी मूल रचयिता है रचना को, भाषा का समग्र ज्ञान आपको होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अनुवाद में भी अगर आप जा रहे हैं, अनुवाद भी अगर आप कर रहे हैं, तो रचना की जो मूल भाषा है और अनुवाद जिस भाषा में होने वाला है, यानी आपकी जो लक्ष्य भाषा है, उसमें भी भाषा पर पकड़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शब्दकोश है, शब्दकोश में बहुत से शब्दों के अर्थ उपलब्ध हैं, आपको मिल जाएंगे। हिंदी से अंग्रेजी, अंग्रेजी से हिंदी, और हिंदी से भी कई बार हिंदी, क्योंकि हिंदी में कई बार तत्सम शब्द होते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ सरल शब्द चाहते हैं, और अंग्रेजी से अंग्रेजी के शब्दकोश भी होते हैं। तो आपको इन शब्दकोशों को देखने की जरूरत है और उनके पर्यायवाची, शब्दों के पर्यायवाची भी जानने चाहिए आपको। क्योंकि अगर आप एक ही शब्द का उपयोग रचना में बार बार करते हैं तो कहीं ना कहीं ये मोनोटोनस हो जाता है, बहुत नीरस हो जाता है, और ये बहुत बुरा, मतलब सुनने में लगता है, कान में खटकता है ये। तो जरूरी है कि एक ही शब्द के जो पर्यायवाची हैं उसमें जो भी है आपको इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे हमने आपको बताया कि कई भाषाओं में कई अलग अलग विषयों के लिए, कई अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग आपके तकनीकी शब्द भी होते हैं। तो तकनीकी शब्द की जानकारी होती है। तकनीकी शब्द वाला मामला जो है बहुत जटिल है। यहाँ पर अनुवाद बहुत बार नहीं हो पाता है, या करना नहीं चाहिए, या करने की कोशिश भी हम कई बार नहीं करते, क्योंकि अंग्रेजी में कई प्रकार के तकनीकी शब्द हैं, विज्ञान के तकनीकी शब्द हैं जो अनुवाद के बाद अपना अर्थ खो बैठते हैं। तो ऐसी
स्थिति में हमारी आपको सलाह होगी कि आप इन शब्दों को जस का तस ही उपयोग में लाइए, लेकिन उनकी लिपि बदल दीजिए। यानी जो रोमन लिपि में है उसको देवनागरी में लाइए और उसे बदल दीजिए। ऐसे शब्दों का एक अच्छा संग्रह जो भी अनुवादक है उसके पास होना चाहिए। तो अनुवाद का एक और जरूरी नियम है जिसे हमें याद रखने की जरूरत है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जब अनुवाद करते हैं तो उसके लिए मूल अंग्रेजी में जो सही शब्द है नहीं मिल पाता। ऐसी स्थिति में हमें ऐसे शब्द की तलाश होती है जो कि मूल शब्द के बहुत ज्यादा नजदीक हो, अर्थ उसमें मुखरित होता है। तो आपके पास ऐसे शब्दों का संग्रह होना चाहिए जो कि मूल शब्द इस्तेमाल करने में अगर परेशानी हो रही हो तो उन समानार्थक शब्दों का उपयोग हम लोग कर सकते हैं। और हिंदी में भी हम यही बोलेंगे, हिंदी या किसी भी क्षेत्रीय भाषा में आप करते हैं तो मूल शब्द का पर्यायवाची और समानार्थक शब्द आपके पास होना चाहिए और दोनों विधियों को मिला के इसके बाद कि आप काम कर सकते हैं। तो जब हम बात पत्रकारिता में अनुवाद की करते हैं तो पहली बार जो कि हमने आपको बताया, कुछ चीजों को सिलसिलेवार जानने की जरूरत है। वो ये है कि सही और शुद्ध अनुवाद के लिए रचना की मूल भाषा और जिस विषय में अनुवाद होता है, यानी रचना किस विधा की है या उसका विषय क्या है, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और ऐसा है कि उसमें उथला ज्ञान नहीं चलेगा, सतही ज्ञान नहीं चलेगा। आपको एकदम अंदरूनी जानकारी होनी चाहिए, तकनीकी शब्दों पे पकड़ होनी चाहिए, तभी आप मूल कथ्य को पकड़ सकते हैं। जो विषय है, जैसा कि हमने बताया कि आधारभूत ज्ञान, यानी उसका जो मूल कथ्य है और जिस विषय पे लिखा जा रहा है उस विषय की जानकारी आपको होना जरूरी है। जैसे मान लीजिए विज्ञान में है, अगर मान लीजिए विज्ञान में आप शब्दानुवाद करने जाते हैं क्योंकि आपको भाषा की या विषय की जानकारी नहीं, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। ऐसे में जरूरी है कि विज्ञान का वो विषय या वो जो भी पाठ है उस पाठ की जानकारी आपको हो तो आपको अनुवाद में सुविधा होगी। विषय जो सामग्री है उसको समझना तो जरूरी है, उसके साथ ही मूल रचना की जो भाषा है और अनुवाद की भाषा है उसमें जो मुहावरे इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जो लोकोक्तियां होती हैं, खासतौर से साहित्य के क्षेत्र में वाक्यांश जो होते हैं उनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये भी आपको देखना होगा कि जो मूल भाषा है उसमें विदेशी भाषा के कितने शब्द उसमें आ चुके हैं। साहित्य वाले अनुवाद में ये जो मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सब का जो घालमेल है अनुवाद के समय बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है, बहुत ज्यादा जटिल हो जाता है। तो एक बार समझ के रख लीजिए कि अगर आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है, अगर आप उस भाषा के विद्वान नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो भी व्यक्ति उस भाषा को जानता है उस व्यक्ति की मदद लीजिए, उनसे पूछिए। कुछ भी गलत करने से अच्छा है कि हम किसी की सहायता लेके काम करें, और ये बहुत अच्छी आदत है। कहते हैं ना, विद्यार्थी जितना भी होता है विनयशील होता है, तो हम सब विद्यार्थी ही हैं। जीवन हमेशा कुछ न कुछ सिखाता ही रहता है। और अगर आप अनुवाद में किताबी शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो समझ जाइए, अनावश्यक किताबी शब्द का इस्तेमाल नहीं करिए। ये आपके अनुवाद को नीरस बना देगा, बोझिल बना देगा, और ऐसा होगा कि आप जिस उद्देश्य से इसे लिख रहे हैं वो उद्देश्य पूरा नहीं होगा। मान लीजिए आप किसी सरकारी विभाग में ही हैं, आपने हिंदी में लिखा या किसी भी भाषा में लिखा और बहुत ज्यादा औपचारिक होके और बहुत ज्यादा किताबी शब्दों का आपने इस्तेमाल किया, उससे होगा क्या कि आपने जो लिखी वो बात बहुत ज्यादा बोझिल हो जाएगी। आपने जिसको भेजा या जिसको भेजा जाना है वो पाठ, वो किसी की समझ में नहीं आएगा। ऐसा होगा, फिर बात अधूरी ही रह जाएगी, क्योंकि ऐसे पत्र या ऐसा कोई भी कागज जो बहुत ज्यादा बोझिल हो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। जब लोग पढ़ना नहीं चाहते तो ऐसे ज्ञान का या ऐसी विद्वता का आप क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है। और ये ध्यान रखना जरूरी है कि अनुवाद में जो शब्द रचना है वो मेल खाते हो, यानी कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति का कुंभा जोड़ा, ऐसी कोई चीज आप ना करें। ये नहीं होना चाहिए, ये आपके लिए बहुत खराब हो सकता है। तो भानुमति का कुंभा मत जोड़िए, मूल कथ्य से जोड़ते हुए बहुत सिलसिलेवार, बहुत व्यवस्थित तरीके से अपना काम करिए। अगर मान लीजिए
अनुवाद के समय मूल रचना में आप कोई शब्द इस्तेमाल करते हैं या वहां पे इस्तेमाल किया गया है, उस शब्द के लिए आपको उसका विकल्प नहीं मिल रहा हो, कोई स्थानापन्न नहीं मिल रहा, तो क्या करेंगे आप? जिस भाषा में आप अनुवाद कर रहे हैं उसमें उस शब्द का समानार्थी जोड़ खोजिए, उस अर्थ का पर्यायवाची खोजिए, तो वहां से आपको सही शब्द मिल सकता है। कोशिश करते रहिए। और ये भी हो सकता है कि पर्यायवाची, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत काम आता है, तो पर्यायवाची शब्दों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए आपको, आपकी मूल भाषा में भी, आपके लक्ष्य भाषा में भी, क्योंकि एक जैसे ही भाषा और एक जैसे ही शब्द आप अगर उपयोग में लाएंगे तो चीजें बोझिल हो जाएंगी और उस अनुवाद का कोई मतलब नहीं होता। दोनों विधियां मिलाकर काम कीजिए। रचना की जो मूल भाषा है और अनुवाद की जो मूल भाषा है, मतलब लक्ष्य जो भाषा है, एक तरह से कहें तो वो उसका एक शब्दकोश अपने पास रखिए। ये ऐसे विषय हैं और ये ऐसी बातें हैं जो हम आपको बता चुके हैं। आप इसे कह सकते हैं कि हम समग्रता में चीजों को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं। शब्दकोश जैसा कि हमने बताया होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। तो हम इसके बाद आज की कक्षा में बात करेंगे साहित्य के अनुवाद की, क्योंकि साहित्य का अनुवाद ऐसा है कि मामला बहुत जटिल है। तो हम एक बार में आपको बताना नहीं चाहेंगे क्योंकि बात समझ में नहीं आएगी। तो हम आज एक छोटी सी भूमिका देकर साहित्यिक अनुवाद का के बारे में वो देकर आज की कक्षा को यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद विधा के अनुसार जैसे होगी बात आपको हम बताएंगे। जैसा कि आपने जाना कि हमने पत्रकारिता में अनुवाद के बारे में आपको जानकारी दी। अगर आप कहीं काम कर रहे हैं या आप विद्यार्थी हैं, आप कक्षा में हैं या आपको चीजें मिलती हैं या आप इंटर्न कर रहे हैं, तो हमें उम्मीद है कि हमने आपको जो भी जानकारी दी यथाशक्ति वो आपके काम आएगी, आपको सीखने को मिलेगा। और सीखने की कोशिश लगातार करते रहिए, बातें कीजिए, किताबें पढ़िए, अखबार पढ़िए, जो भी टीवी के नीचे जो क्रॉल आता है वो पढ़िए। तो ये तो बात हो गई पत्रकारिता में अनुवाद की। अब हम बात करेंगे साहित्य की। तो साहित्यिक कृतियों का अनुवाद बहुत बहुत ज्यादा कठिन होता है और अनुवादक की असली परीक्षा यहीं पर होती है, क्योंकि पत्रकारिता में अनुवाद अगर आप करने जाएंगे या जिसने भी प्रयोजन मूलक हिंदी पढ़ रखी है उसका सारा भाषा ज्ञान पत्रकारिता में जाके उलट जाता है, क्योंकि पत्रकारिता की भाषा वैसी बिल्कुल नहीं होती है जैसा आप लोग पढ़ते हैं कार्यालयीन भाषणों के लिए, कार्यालय के भाषणों के लिए, उनकी बातों के लिए, पत्रों के लिए, क्योंकि वो कुछ अधिकारियों तक सीमित रहता है। लेकिन जब आप पत्रकारिता में अनुवाद कर रहे हैं तो चीजें सीधे जनता तक जाती है। यहाँ तक कि वो एक खोमचे वाला हो सकता है, एक गोलगप्पे वाला भी हो सकता है। तो पत्रकार जो होता है उसको अनुवाद करते समय या कुछ भी करते समय एक पाठक के स्तर का ध्यान रखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी लिख के रख दिया और कुछ भी चल दिया, वो चीजें चलेंगी नहीं, क्योंकि कार्यालयों में लोकप्रियता का मामला नहीं होता है, पाठकों की संख्या बढ़ाने का मामला नहीं होता है। वो एक अंदरूनी काम है जो आपसी समझ से हो सकता है। लेकिन पत्रकारिता में जब आप अनुवाद कर रहे हैं तो वहां पे लोकप्रियता का भी मुद्दा है और जनता का भी मुद्दा है, जनता की समझ का भी मुद्दा है, और सबसे बड़ी बात है कि बात को सही तरीके से समझाने का मसला है। क्योंकि आखिर अखबार या मीडिया या कोई भी पत्रकारिता से जुड़ा संस्थान या कोई भी आम आदमी से जुड़ा संस्थान जो भी करता है वो इसी कारण से करता है। इसलिए पत्रकारिता की भाषा खासकर अनुवाद के में जब हम करने जा रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई लेख हम अनुवाद करके दे रहे हैं या अनुवादित करके दे रहे हैं, तो वो भी भाषा ऐसी होनी चाहिए कि जनता को समझ में आए चीज और वो उन चीजों को बहुत अच्छे तरीके से ले। इसलिए पत्रकारिता का अनुवाद ऐसा है कि सरल, सहज, समझ में आने वाला हो, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रही बात साहित्य की, तो साहित्य में सरलता, सहजता जरूरी तो है, पर बहुत ज्यादा बाध्यता मूलक नहीं है,
क्योंकि साहित्य के जो पाठक होते हैं उनकी एक समझ होती है और उनका जो स्तर होता है एक आम पाठकों से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो उनके सामने समझ वाला मसला नहीं आता है। तो साहित्यिक कृतियों का अनुवाद अगर थोड़ा सा कठिन हो भी जाए तो बात इतनी नहीं बिगड़ती, लेकिन अखबार में अगर अनुवाद अगर कठिन होगा तो जो भी अनुवादक हैं उनके लिए बहुत परेशानी होगी, क्योंकि जो भी पत्रकार है या जो भी पत्रकारिता है वो आम लोगों का मामला है और हमें आम लोगों के लिए ही काम करना पड़ता है या हम आम लोगों के लिए ही काम करते हैं। तो ऐसे में हमें उन तक पहुंचने के लिए बहुत सारे बदलाव करने पड़ते हैं अपनी भाषा शैली में, अपने साहित्य में, अपनी बात में। तो इन बदलावों को रखते हुए भी हम अपनी बात कह सकते हैं। अब बात है साहित्यिक कृतियों की, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि साहित्यिक कृतियों का अनुवाद अगर थोड़ा सा कठिन भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लोग समझ के पढ़ लेंगे। और साहित्यिक अनुवादक को भी, जैसे कि मैंने बताया कि पत्रकारिता में जिस तरह से आपको भाषा, संस्कृति, परिवेश, इन सबका ज्ञान होना चाहिए, साहित्यिक अनुवादक को भी इन चीजों का ध्यान होना बहुत जरूरी है। बहुत सारी चीजें पत्रकारिता के अनुवाद में और साहित्य के अनुवाद में एक जैसी देखने में लगती हैं, पर गौर से आप देखेंगे तो वो एक जैसी नहीं है। तो सांस्कृतिक बारीकियां हैं, स्वभाव है और बहुत सारे सूक्ष्म तत्व हैं, उनका अनुवाद करने में भी आपको सक्षम होना चाहिए। सही बात है कि जो मूल कथ्य है, मूल कथ्य दोनों ही जगह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। दो संस्कृतियों की समझ होनी चाहिए, क्योंकि आप बतौर अनुवादक एक पुल का निर्माण कर रहे हैं। तो जब पुल का निर्माण कर रहे हैं तो पुल ऐसा हो जो दो लोगों को, दो भाषाओं को, दो संस्कृतियों को जोड़ता हो, यही उद्देश्य है। अगर नहीं हो रहा है तो इस पूरी कवायद का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो खासतौर से जब आप बात साहित्य की कर रहे हैं तो वहां का जो भी भौगोलिक क्षेत्र है, वहां का जो साहित्य है, वहां की जो संस्कृति है, वहां के लोगों का जो रहन सहन है, वहां के लोगों की जो शैली है, बातचीत करने का तरीका है, इस चीज को जानना अनुवादक के लिए बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा अनिवार्य है ये जानना। आप इन चीजों को अनदेखा नहीं कर सकते हैं। ऐसे भी कहा गया है कि जो साहित्य है समाज का दर्पण होता है। तो ऐसी स्थिति में अनुवाद में भी वो चेहरा दिखना चाहिए, क्योंकि अनुवाद भी एक प्रकार का साहित्य ही है, साहित्यिक अनुवाद की दृष्टि से भी देखे तो, क्योंकि हो तो रहा वो किसी साहित्यिक कृति का है, तो वो भी दर्पण है। तो दर्पण ऐसा हो जिसमें चेहरा साफ साफ दिखे, लोग अपनी छवि उसमें देख सकें, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों। एक बॉन्डिंग होनी चाहिए, एक गठबंधन होना चाहिए। तो साहित्य का अनुवाद कठिन होता है, बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, इसलिए उस दर्पण से लोगों की उम्मीदें बहुत बढ़ जाती हैं। पत्रकारिता में जो भी अनुवाद होता है, जो भी अनुवादक होते हैं, लोगों के लिए बस इतना काफी होता है कि बात समझ में आ जाए। लेकिन जब बात साहित्य के अनुवाद की होती है तो लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ जाती हैं और आपसे वो उम्मीद करते हैं कि आपकी भाषा, आपकी शैली, आपके बोलने का तरीका, आपके समझ का तरीका, मूल कथ्य की समझ, अनुवाद भाषा की समझ, लक्ष्य भाषा की समझ आपकी बहुत ज्यादा अच्छी होगी। तो जो भी साहित्यिक अनुवादक होता है वो अपने ऊपर एक उम्मीदों का बोझ लेकर चलता है। और विधा के अनुसार देखें तो विधा के अनुसार भी साहित्यिक अनुवाद कठिन से कठिनतम होता चला जाता है। जो लोग कहते हैं कि कविता का अनुवाद बड़ा सरल होता है, ऐसा नहीं होता है, बल्कि कविता का अनुवाद बहुत ज्यादा कठिन होता है, क्योंकि उसमें भावों को समझना ये बहुत टेढ़ी खीर होती है। हम जो शब्द ले रहे हैं वो शब्द काम में आएगा कि नहीं, जो भाव पकड़ रहे हैं वो भाव है कि नहीं, ये सारी जो चीजें हैं वो बहुत ध्यान में रखनी पड़ती हैं। तो साहित्यिक कृति का अनुवाद करते समय बहुत ज्यादा सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। और सांस्कृतिक भिन्नता जब बहुत ज्यादा हो तो ये जो कठिनाई है, ये जो चुनौती है, वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जो भी भाषा है, जो मूल भाषा में जो अनुवाद किए लिखा गया है साहित्य, उसमें जो व्यक्त हुए हैं प्रतीक, जो भाव हैं, जो विशेषताएं हैं, वो सारी चीजें हैं, वो बहुत सही तरीके से लक्ष्य भाषा में
उतारनी पड़ती हैं। और ये ध्यान रखना पड़ता है कि जो अनूदित रचना है वो पाठक को समझ में आए और सबसे बड़ी बात बोझिल ना लगे। और ऐसा ना लगे कि किसी एक से, मान लीजिए अगर हम मराठी से बंगाली में यानी बांग्ला में कुछ अनुवाद कर रहे हैं या मराठी से हिंदी में कुछ अनुवाद कर रहे हैं, तो बंगाल के लोगों की अपनी उम्मीद होगी, मराठा जो है, जो महाराष्ट्र के लोग हैं उनकी उम्मीद होगी। तो जो साहित्यिक अनुवादक है वो दो क्षेत्रों के लोगों की उम्मीदों का बोझ भी उठाता है, इसलिए उसका जो काम है वो बहुत ज्यादा कठिन है। इसलिए आज हमने आपको साहित्यिक अनुवाद का एक छोटा सा परिचय दिया। पत्रकारिता में जो अनुवाद की बात है वो आज हमने समाप्त की और साहित्यिक अनुवाद की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये एक छोटा सा परिचय था। अगली बार जब मिलेंगे तो एक नए सिरे से आपको बताएंगे। तो आज जो हमने समझाया उसे ध्यान दीजिए, कोशिश ध्यान और अगली बार फिर नए एक साहित्यिक अनुवाद के एक नए पाठ के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, और आपके पास अगर ऐसा कोई पाठ है या ऐसी कोई चीज है तो आप हमें बताइए। हमें खुशी होगी आपका ज्ञान दूसरों तक बांटने में, क्योंकि ज्ञान तो बांटने के लिए ही होता है। अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।